हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द क्रैश कोर्स ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। ये इस सीरीज का 5वां लेक्चर है और आज हम बात करेंगे सेक्शन 7 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट की। तो आइए शुरू करते हैं। ये जो हमारा सेक्शन है, सेक्शन 7, ये बात करता है 5 तरीके के रेलेवेंट फैक्ट्स की। पहला, फैक्ट्स कॉन्स्टिट्यूटिंग ओकेजन। दूसरा, फैक्ट्स विच शो द कॉज। तीसरा, द इफेक्ट ऑफ द प्रिंसिपल फैक्ट्स। चौथा, facts which provide the opportunity for the happening of the principal facts, and पांचवा, facts which constitute the state of things under which the principal facts have happened। पहला क्या है? occasion, दूसरा cause, तीसरा effects, चौथा opportunity and पांचवा state of things। तो ये टोटल में 5 तरीके के facts की बात करता है। अब इन को अकेले के लिए अलग अलग डील करने से पहले हम क्या करते हैं, ब्रीफ में आर वर्सेस रिचर्डसन एक केस था, इसके फैक्ट्स जान लेते हैं। मैंने यहाँ पे बहुत ही डिटेल में इस केस के फैक्ट्स को लिखा है, लेकिन मैं आपको बहुत ही संक्षेप में इनको समझा रहा हूँ। क्या हुआ था, एक यंग वुमेन थी, वो अपने घर में थी, ठीक है, वो रहती तो अपने माँ बाप के साथ थी, लेकिन उस दिन क्या हुआ कि उसके माँ बाप गए हुए थे। जब वो वापस आए तो देखा कि उसका गला जो है कटा हुआ है। जब पोस्टमार्टम हुआ उस लड़की का तो पता चला कि वो लड़की कुछ महीने से प्रेग्नेंट भी थी। अब इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई तो क्राइम सीन पे क्या था, फुटप्रिंट्स मिले थे एक आदमी के। क्या मिले थे? फुटप्रिंट्स मिले थे। अब जो है जांच पड़ताल शुरू हुई, ठीक है, फ्यूनरल हुआ उस लड़की का। फ्यूनरल में जो है सब लोगों को बुलाया गया। अब जब फ्यूनरल में सबको बुलाया गया तो वहां पे सबके जूते उतरवा लिए गए थे। जूते क्यों उतरवा लिए गए थे? क्योंकि क्राइम सीन पे फुटप्रिंट्स ही मिले थे। अब जब जूते उतरवाए गए और जब नापा गया, जूतों को मैच किया गया, तो एक जूते का मैच जो है एकदम परफेक्ट बैठा। अब उस आदमी से जो है पूछताछ हुई, तो जब पूछताछ हुई तो ये पता चला कि हाँ, वही आदमी है जिसने जो है उसका खून किया था। कैसे पता चला? सबसे पहले कि वो जब काम पे गया हुआ था तो काम से बीच में वो कुछ क्षणों के लिए गायब था, ठीक है। दूसरा क्या था कि काम के रास्ते में, जब वो उसके घर से काम के रास्ते में उस लड़की का घर पड़ता था, ठीक है। तीसरा, वहां पे एक और लड़की थी जिसने करीबन 100 यार्ड्स की दूरी से उसी आदमी के जैसा कोई आदमी इंसिडेंट के आसपास देखा था। तो इसलिए ये प्रूव हो गया कि जो रिचर्डसन था उसी ने उस लड़की का खून किया था। अब जो है फैक्ट्स हमारे इस केस के क्लियर हो गए। अब हम एक एक करके सारे फैक्ट्स पे आते हैं, सारे तरीके के फैक्ट्स पे आते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे अकेजन की। अकेजन क्या होता है कि मतलब इसका कहने का ये मतलब है कि प्लेटफॉर्म सेट है, कि प्लेटफॉर्म होना चाहिए। कोई भी क्राइम है, कोई भी क्राइम होने के लिए वहां पे प्लेटफॉर्म होना चाहिए कि हाँ, यहाँ पे क्राइम हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, आर वर्सेस रिचर्डसन वाले केस में चूंकि वो लड़की अकेली थी उस समय घर में, तो एक प्लेटफॉर्म क्रिएटेड था वहां पे कि हाँ, अब कोई वहां पे आ सकता है, क्राइम कर सकता है। कोई वहां पे आ सकता है, क्राइम कर सकता है। Evidence can always be given of those facts which had the tendency to show that there was in fact an occasion for happening of the principal fact, कि वहां पे मौका था पूरा कि प्रिंसिपल फैक्ट हो पाए, कोई क्राइम हो पाए। एक एग्जांपल एक और है, यहाँ पे देख लेते हैं। द क्वेश्चन इज वेदर ए रॉब्ड बी। यहाँ पे एक सवाल है कि ए ने बी को लूटा है कि नहीं लूटा है। तो हमारे पास ये एविडेंस है कि बी ने जो है जाते वक्त वो जा रहा था, मेले की तरफ जा रहा था। बी ने जाते वक्त खूब लोगों को दिखाया कि देखो मेरे पास इतना पैसा है, देखो मेरे पास इतना पैसा है। अब उसने चूंकि इतने सारे लोगों को दिखाया था कि इतना पैसा है, तो वहां पे एक अकेजन बन गया था कि इसको लूटा जा सकता है, इसको लूटा जा सकता है। और शायद ए ने वो बात सुन ली थी, इसीलिए ए ने उसको लूट लिया। तो ये जो फैक्ट है, इसका एविडेंस जो है दिया जा सकता है। क्यों? क्योंकि ये अकेजन में पड़ता है। किस में पड़ता है? अकेजन की कैटेगरी में पड़ता है। दूसरा हुआ कॉज। कॉज का मतलब ये हुआ कि रीजन क्या था, कोई रीजन क्या था क्राइम को करने का। जो भी प्रिंसिपल फैक्ट हुआ था उसके पीछे कोई ना कोई कारण तो होगा ही होगा। फॉर एग्जाम्पल, आर वर्सेस रिचर्डसन वाले केस में वो लड़की प्रेग्नेंट थी और शायद रिचर्डसन नहीं चाहता था कि ये लोगों को पता चले कि उसने उस लड़की के साथ इलिसिट इंटरकोर्स किया है और वो प्रेग्नेंट है उसके बच्चे के साथ, इसीलिए शायद उसने उसका खून कर दिया। तो क्या हुआ, वहां पे कॉज पता चला, प्रिंसिपल फैक्ट के होने का कॉज पता चला। कॉज क्या करता है? कॉज ऑफन एक्सप्लेन्स व्हाई अ पर्टिकुलर एक्ट वाज डन। इट हेल्प्स द कोर्ट टू कनेक्ट द पर्सन विद द फैक्ट। अब ये जो कॉज है और जो मोटिव है सेक्शन 8 में, ये काफी हद तक मिलती जुलती चीजें हैं।
लेकिन क्या होता है कि जो कॉज होता है हमारा वो ब्रॉडर इन सेंस होता है और मोटिव जो होता है वो हल्का नैरोअर इन सेंस होता है। फॉर एग्जाम्पल कि मोटिव जो होता है वो डायरेक्ट आपका ये बता देगा कि इसका ये रीजन इसकी की वजह से इसी की वजह से इसने किया, मतलब मोटिव इन द सेंस क्या होता है, ड्राइविंग फैक्टर होता है। मोटिव क्या होता है, ड्राइविंग फैक्टर होता है किसी भी इंसिडेंट के होने का। लेकिन कॉज हमेशा ये नहीं हो सकता कि ड्राइविंग फैक्टर हो, कॉज हमेशा ड्राइविंग फैक्टर नहीं हो सकता है। फॉर एग्जांपल इंडियन एयरलाइंस वर्सेस माधुरी चौधरी वाले केस में क्या हुआ था कि एक इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी थी, उसने इन्वेस्टिगेशन की और पता लगाया कि एक पर्टिकुलर प्लेन क्यों क्रैश हुआ था। अब जो उसकी रिपोर्ट थी वो एज एन एविडेंस जो है सबमिट कर ली गई इन द कोर्ट अंडर दिस क्या कहते हैं टाइटल, अंडर कॉज, अंडर सेक्शन 7 में कॉज के जो है अंडर उसको क्या कहते हैं एडमिट कर लिया गया। क्यों एडमिट कर लिया गया, क्योंकि वो जो रिपोर्ट थी वो कॉज बता रही थी उस प्लेन क्रैश का, उस प्लेन क्रैश के होने का कॉज बता रही थी। अगली बात होती है इफेक्ट्स। अब इफेक्ट्स से भी जो रिलेटेड जो हमारे फैक्ट्स होंगे वो एडमिसिबल होंगे इन द कोर्ट। क्यों होंगे, क्योंकि देखिए जब भी कोई क्राइम होता है, ठीक है, कोई एक्ट होता है तो उसके कुछ ना कुछ जो है वहां पे इफेक्ट रह जाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपने किसी का खून किया तो गन शॉट अगर हुआ होगा तो खून की छिट्टे पड़ी होंगी, कहीं ना कहीं वो खून की छिट्टे पड़ी होंगी, ठीक है। सेकेंडली अगर किसी से हाथापाई आपकी हुई है, स्कफलिंग हुई है, तो जो है अपने कपड़े फटे होंगे या आपके जो है हाथ पे निशान पड़े होंगे, या जमीन में अगर मतलब घसीटा वसीटी हुई है तो जमीन पे उसके इंप्रेशन पड़े होंगे, ठीक है। जैसे आर वर्सेस रिचर्डसन वाले केस में क्या था कि वो जब वहां से जा रहा था तो उसके फुटप्रिंट्स मिले थे, तो फुटप्रिंट्स क्या थे, प्रिंसिपल फैक्ट का इफेक्ट था, प्रिंसिपल फैक्ट का क्या था, इफेक्ट था। तो एवरी एक्ट leaves behind certain effects which not only record the happening of the act but also throw the light upon the nature of the act. Section 7 therefore provides that the facts which are the effects, immediate or otherwise, of a fact of an issue or relevant fact shall be relevant. ठीक है, यहाँ पे वही एग्जाम्पल है जो मैंने आपको दिया। The question is whether A murdered B. Marks on the ground produced by a struggle at or near the place where the murder was committed are relevant फैक्ट्स। वो क्या फैक्ट्स होंगे, रेलेवेंट फैक्ट्स होंगे। एक और एग्जांपल है कि जैसे आपने मान लीजिए किसी को जहर दिया, अब उस जहर खाने के बाद उस आदमी ने एक पर्टिकुलर टाइप के सिम्टम्स दिखाए, और वो पर्टिकुलर टाइप के सिम्टम क्या है, उस जहर के इफेक्ट्स हैं। तो उन सिम्टम्स का हम एविडेंस दे सकते हैं अंडर द कैटेगरी ऑफ इफेक्ट्स अंडर सेक्शन 7। अगली बात आती है अपॉर्चुनिटी की। अपॉर्चुनिटी मतलब मौका। देखिए क्या हम यहाँ पे ये सवाल उठता है हमेशा कि क्या एक्यूज्ड जो है, जो भी एक्यूज है, क्या उसके पास मौका था वो क्राइम कमिट करने का, क्या उसके पास मौका था। तो नेचुरली क्या होता है कि जब भी हमें कोई क्राइम करना होता है तो हम नॉर्मल रूटीन से थोड़ा सा हमें हटना पड़ता है, उससे हमें नॉर्मल रूटीन से थोड़ा हटना पड़ता है। फॉर एग्जांपल आर वर्सेस रिचर्डसन वाले केस में वो डेली काम पे जाता था और सुबह से लेकर शाम तक काम पे रहता था, लेकिन उस दिन वो कुछ टाइम के लिए अपने काम से कहीं गया था, वो उस दिन कुछ टाइम के लिए अपने काम से कहीं गया था। तो ये दर्शाता है कि एक्यूज के पास अपॉर्चुनिटी थी वो क्राइम कमिट करने की। फॉर एग्जाम्पल इन आर वर्सेस रिचर्डसन द किलर हैड टू टेक अ ब्रेक ऑफ ओवर आवर एंड सो फ्रॉम हिज वर्क रूटीन टू गो एंड कमिट अ क्राइम। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। द क्वेश्चन इज वेदर ए पॉइजन बी, द स्टेट ऑफ बीज हेल्थ बिफोर द सिम्टम्स ascribed to poison and habits of B known to A which afforded an opportunity for the administration of poison are relevant facts. फॉर एग्जाम्पल हमें पता है कि एक पर्टिकुलर आदमी पर्टिकुलर टाइप की दवा इस टाइम पे ले सकता है, तो हमारे पास अपॉर्चुनिटी है कि हम उस दवा को रिप्लेस कर दें किसी तरीके के पॉइजन से, ठीक है। तो किसके पास अपॉर्चुनिटी है, मेरे पास ये अपॉर्चुनिटी है क्योंकि मुझे ये इस बात की नॉलेज थी, ठीक है। तो ये जो मेरी नॉलेज है, ठीक है, ये जो मेरी नॉलेज है इसका फैक्ट आप कोर्ट में दे सकते हैं ये दर्शाने के लिए कि मेरे पास अपॉर्चुनिटी थी और वो इस सेक्शन 7 में रेलेवेंट होगा। अब अगला जो टॉपिक है वो है स्टेट ऑफ थिंग्स। अब स्टेट ऑफ थिंग्स क्या होता है कि देखिए ये भी क्या हुआ कि ये भी होता है
कि एग्जिस्टिंग सेट ऑफ सर्कमस्टांसेस के बारे में बताता है, ठीक है, लेकिन ये ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम के एग्जिस्टिंग सेट ऑफ सर्कमस्टांसेस को बताता है। फॉर एग्जांपल क्या हुआ कि जैसे रैटन वर्सेस क्वीन वाला जो केस था, जो हमने सेक्शन 6 में देखा था, उसमें क्या था, हस्बैंड और वाइफ का केस था, जिसमें हस्बैंड ने वाइफ को मार दिया था। वाइफ ने कॉल किया था और कॉल में क्या हुआ था कि उसने हेल्प मांगी थी कि गेट मी द पुलिस प्लीज, और हस्बैंड का ये डिफेंस था कि यहाँ पे क्या है, एक्सीडेंट हुआ है, जो गोली है वो गलती से चली है, ठीक। लेकिन वहां पे अगर हम इस बात का फैक्ट दे दें कि उन हस्बैंड और वाइफ के बीच में जो रिलेशन थे वो अच्छे नहीं थे, तो क्या होगा, जो हस्बैंड का डिफेंस है वो फीका पड़ जाएगा और ये रेलेवेंट फैक्ट बन जाएगा, क्योंकि ये बता रहा है कि हस्बैंड और वाइफ के बीच के जो हालात थे वो कैसे थे। तो स्टेट ऑफ थिंग्स क्या बताते हैं, हालातों को बताते हैं जो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एग्जिस्ट कर रहे होंगे, ठीक है। इन द केस ऑफ रेटन वर्सेस रेजिनेम, वेयर द अक्यूज्ड वाज बीइंग प्रोसिक्यूटेड फॉर शूटिंग डाउन हिज वाइफ एंड ही टुक डिफेंस ऑफ द एक्सीडेंट, द फैक्ट दैट द रिलेशन बिटवीन द पार्टीज वर स्ट्रेन्ड would become relevant and would fall under this category of section 7, ठीक है। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा, आज हमने सेक्शन 7 में पांचों तरीके के फैक्ट्स को जाना। क्या क्या थे वो पांचों तरीके के फैक्ट्स, पहला था ओकेजन, दूसरा था कॉज, तीसरा था इफेक्ट, चौथा था अपॉर्चुनिटी एंड पांचवा था स्टेट ऑफ थिंग्स। अब इसको याद करने के लिए एक एक्रोनिम बनाया है जिसको है स्कोप। एस से आप याद कर सकते हैं स्टेट ऑफ थिंग्स, सी से बाद याद कर सकते हैं कॉज, ओ फॉर अपॉर्चुनिटी, पी फॉर ओकेजन या ओ फॉर ओकेजन, पी फॉर अपॉर्चुनिटी एंड ई फॉर इफेक्ट। तो ये याद रहेगा, ऐसे हम याद करेंगे कि सेक्शन 7 में क्या था, स्कोप था, ठीक है। तो स्कोप से हमको याद रहेगा, पांचों फैक्ट्स याद रहेंगे, एग्जाम में लिखने में बहुत हमको आसानी होगी। तो इसी के साथ हमारा जो आज का लेक्चर है वो खत्म होता है। सेक्शन 7 हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है। अब जब हम अगली बार मिलेंगे तो हम बात करेंगे सेक्शन 8 की, सेक्शन 8 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। लॉ फील्ड से रिलेटेड और जानकारी अगर आपको चाहिए तो आप इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, लॉ समझो मेकिंग लॉ इजी। इसका डिस्क्रिप्शन आपको मेरी वीडियो में नीचे मिल जाएगा और इसको आप अगर डाउनलोड करेंगे तो आपको इससे लॉ से रिलेटेड बहुत सारे आर्टिकल्स मिलेंगे, ठीक है। रीसेंट जो जजमेंट्स होते हैं उनका क्रिटिकल एनालिसिस भी मिलेगा। तो अगली बार जब तक मिलेंगे तब तक के लिए थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग।